प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। 3 साल पहले अंकिता भंडारी के ये वो आखिरी शब्द थे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया था। एक ऐसा केस जहां एक पहाड़ की बेटी थी और सामने थे 3 दरिंदे। मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 रुपए के लिए खुद को बेच दूंगी? लेकिन ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये उससे भी कई बड़ा था, जहां हत्या, बलात्कार और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों को बचाने वाला सिस्टम ही एक वीआईपी को बचाने वाला सिस्टम बन के रह जाता है। 2022 के इस केस में मई 2025 को जब कोर्ट सजा सुनाता है, 3 आरोपियों को उम्र कैद होती है, लेकिन एक सवाल वहीं दबा दिया जाता है कि वो वीआईपी कौन था। जब सबको लगने लगता है कि ये केस वहीं खत्म हो गया, तभी 2025 खत्म होते होते अंकिता भंडारी केस को फिर उछाल देती है उर्मिला सनावर, जो दावा करती है कि उन्हें पता है वीआईपी कौन है, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है, उस रात कौन जा रहा था, और उनके पास इसके सबूत भी मौजूद है। अब मैंने इस पूरे केस को 2 वीडियो में बनाया है। पहला ये जिसमें हम अंकिता भंडारी की पूरे केस की हिस्ट्री को समझेंगे और जानेंगे कैसे पुलिस, सिस्टम और सत्ता एक वीआईपी को बचाने के लिए जुट जाता है, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे उर्मिला सनावर के इन वादों के बारे में, वीआईपी गट्टू के बारे में, और कैसे इस पूरे मामले में बीजेपी बैकफुट पे चली गई है। अब ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि उन सवालों को जिंदा रखने के लिए है जिन्हें बार बार दबाया जा रहा है, और ऐसी वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और रिसर्च लगती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल पे पहाड़ों से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियां मिलती हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली अंकिता एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से थी। पैसों की कमी के कारण उसे अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी बीच में ही छोड़ना पड़ता है। अब माता पिता को सहारा देने के लिए 1 सितंबर 2022 को अंकिता वंतारा रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन करती है, लेकिन नौकरी के पहले दिन से ही अंकिता के साथ छेड़छाड़, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। आर्थिक मजबूरी के कारण अंकिता को नौकरी करनी पड़ रही थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर रिजॉर्ट का मालिक पुलकित बार बार अंकिता पर एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाते रहता है। अपने इस डर के बारे में अंकिता अपने दोस्त प्रभ को बताती रहती है, और अंकिता की चैट में वीआईपी शब्द का जिक्र कई बार होता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन 18 सितंबर को अंकिता ये निश्चय कर लेती है कि वो अब ये नौकरी छोड़ देगी और रिजॉर्ट से चली जाएगी। उधर पुलकित को भी समझ आ जाता है कि अंकिता झुकेगी नहीं और वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होगी, और उसे ये डर भी लगने लगता है कहीं वो इस सब के बारे में बाहर जाके किसी को बता ना दे। इसीलिए पुलकित उससे बात कर उसे घुमाने के बहाने बाहर ले जाता है, और रात करीब 8 बजे पुलकित आर, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पर अंकिता को साथ लेकर रिजॉर्ट से निकलते हैं। कुछ समय बाद रिजॉर्ट में सिर्फ 3 लोग वापस लौटते हैं। अंकिता उनके साथ नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद पुलकित आर्य होटल के स्टाफ को इस तरीके से दिखाता है कि अंकिता वहीं है, अपने कमरे में बस आराम कर रही है। अगली सुबह पुलकित खुद पटवारी के पास जाकर शिकायत दर्ज कराता है। अंकिता डिप्रेशन में थी और कल रात लापता हो गई है। उधर जब अंकिता के पिता को पता लगता है कि उनकी बेटी गायब है, वो लगातार थाने और पटवारियों की चौकियों में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं करता। सबका यही कहना था कि पुलकित ने पहले ही शिकायत लिखवा दी है, और राजस्व, पुलिस, पटवारी इस मामले की ज्यादा तहकीकात करते नहीं है और इस मामले को वहीं ठंडे में डाल देते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी का मामला सोशल मीडिया में उठ जाता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और अंकिता भंडारी ट्रेंड करने लगता है। अब 3 दिन बाद ये केस नॉर्मल पुलिस को ट्रांसफर किया जाता है। स्टाफ के बयान, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी और बाकी सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस इन तीनों आरोपियों को ही गिरफ्तार करती है, और पूछताछ करते करते ये तीनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, और वो बताते हैं कि उसी रात उन्होंने अंकिता भंडारी को चिल्ला नदी में धक्का दे दिया था, शायद इसी डर से कि अंकिता वीआईपी की ये बात किसी को जाकर पता न दे। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर वीआईपी का नाम बाहर आ जाता तो क्या केस एक सिंपल केस बन जाता? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। 24 सितंबर को चिल्ला नदी में ढूंढने पर अंकिता का शव मिल जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह पुष्टि कर देती है कि अंकिता की मौत नदी में डूबने से हुई है। इस केस में जो 3 आरोपी थे, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर, असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, लेकिन इस कहानी का असली मास्टरमाइंड था रिजॉर्ट का ओनर पुलकित आर्य। और ये पुलकित आर्य कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं था, वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा था। वो विनोद आर्य जिन पर खुद अपने ड्राइवर के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है, और वही विनोद आर्य कैमरे पर आके अपने बेटे को मासूम और निर्दोष बताते हैं। सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है। बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। पहाड़ की बेटी को खिलौना समझने वाले इन दरिंदों पर लोगों का आक्रोश इस तरीके से फूटता है कि वो इनकी जान लेने को उतारू होते हैं, और ऐसी ही एक हाथापाई में भीड़ इन दरिंदों के कपड़े तक फाड़ देती है। 500 पन्नों की चार्जशीट, 47 गवाह और 3 साल की लंबी कोर्ट की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आपको लगने लगेगा कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी और कोर्ट इन आरोपियों को सजा देगी, लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी, और यहीं से शुरू होता है खेल नेताओं का, सिस्टम का और सत्ता में बैठने के प्रभाव का। अब इतने हाई प्रोफाइल केस को, जहां पहाड़ की एक बेटी का मर्डर हो चुका है, इस केस को पुलिस,
गुप्ता और सिस्टम ने किस तरीके से हैंडल किया, इस चीज पे जरा नजर डालिए। पुलिस रिजॉर्ट के ओनर की शिकायत दर्ज कर लेती है, लेकिन अंकिता भंडारी के खुद के पिता को 4 बार FIR दर्ज करने से मना किया जाता है। वो अलग अलग थानों में चक्कर काटते रह जाते हैं। अंकिता भंडारी के गायब होने के 4 दिन तक पटवारी इस केस पर कोई ध्यान नहीं देते और 4 दिन बाद ये केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर होता है। क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। इसके बाद की कहानी तो और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। रिजॉर्ट के जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी वहाँ कई सबूत भी मौजूद होते, लेकिन बीजेपी की रेणु बिष्ट और SDM के कहने पर वहाँ बुलडोजर चला दिया जाता है। अंतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है और फिर 24 सितंबर को अंकिता भंडारी की लाश मिलने के बाद कमरों में आग भी लगा दी जाती है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, जांच शुरू होने से पहले ही क्राइम सीन को गिराया जा चुका है, तबाह किया जा चुका है और आग भी लगाई जा चुकी है, जबकि पुलिस बाहर खड़ी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे अवैध निर्माण बोलकर इस पर बुलडोजर चलाने की वाहवाही कर रहे हैं। क्राइम सीन और सबूतों के साथ तोड़फोड़ और छेड़खानी इनके लिए गर्व की बात है। सरकार ने जो मनंतरा रिजॉर्ट तोड़फोड़ किया, ये क्यों किया? अब ये कदम न्याय के लिए था या सबूतों को मिटाने के लिए, ये किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। रिजॉर्ट के CCTV कैमरों की वायर कटी हुई थी, कोई फुटेज कभी भी रिकवर नहीं हुई। अंकिता और पुलकित आर्य दोनों के ही फोन कभी मिलते ही नहीं है, जिनमें VIP के नाम और डिटेल्स हो सकते थे। मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ है ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद पुलिस और SIT रेप नहीं हुआ है कह कहकर रेप के एंगल की तलाशी नहीं करती। वहीं आशुतोष नेगी जैसे पत्रकार जो अंकिता भंडारी के इस केस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको पुलिस जेल में डाल देती है। अंकिता के शव को घर तक नहीं ले जाने दिया जाता। पुलिस और सिस्टम दबाव बनाता है कि जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मां को झूठ बोलकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है कि उनकी बेटी ICU में है। जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा, उसे आखिरी बार अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ही अंकिता का परिवार CBI जांच की मांग करता है, क्योंकि इन पूरे प्रकरण में उन्हें समझ आ चुका था कि इस केस को किस तरीके से मोड़ा जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट CBI की इस मांग को ठुकरा देता है और एक SIT के द्वारा इस पूरे केस की जांच की जाती है। 3 साल की सुनवाई, 47 गवाह, WhatsApp चैट, CCTV की बची कुची फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट फैसला सुनाता है। इन सब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302, 354 और 120B के तहत दोषी मानकर तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। पर इन आरोपियों की बेशर्मी देखिए, कोर्ट की हियरिंग के बाद ये हाथ हिलाते हुए, हाथ लहराते हुए जा रहे हैं, जैसे इन्हें कोई शर्म ही नहीं थी कि इन्होंने इतना घिनौना काम किया है। फैसला आने के बाद भी अंकिता के परिवार और उत्तराखंड की सिर्फ एक मांग थी कि उम्र कैद से कुछ नहीं होगा, फांसी की सजा दो। लेकिन इस पूरी जांच और फैसले में जो सबसे अहम सवाल थे वो गायब हो जाते हैं। जिस VIP के लिए इतना बड़ा कांड हुआ, यहाँ तक कि अंकिता भंडारी की हत्या हो गई, उस VIP का नाम कभी सामने ही नहीं आता। इस बात पे भी शक होता है कि VIP कोई एक ही आदमी था या कई सारे VIP थे। SIT, पुलिस और कोर्ट ना इस मामले में ध्यान देती है और ना इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब ये मानना भी मुश्किल है कि इस रिजॉर्ट में एक VIP एक दिन आया करता था। क्या पता इस पूरे रिजॉर्ट में ही VIPs को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए सेक्स रैकेट चल रहा हो, जिसे अब जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था। अंकिता का परिवार लगातार चीख कर सिर्फ न्याय की मांग करता है। परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि वो VIP एक उच्च पद पर बैठा राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जो अक्सर अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ इस रिजॉर्ट में आया जाया करता था। अंकिता ने अपने सम्मान के लिए जान दे दी, लेकिन सिस्टम और राजनीति ने उसके सम्मान का बार बार कत्ल किया। उसके असली कातिल यानी VIP को कहीं छुपा दिया गया और मुद्दे को राजनीतिक बना दिया गया। SIT और पुलिस किस तरीके से जांच करती है वो हम इस केस में भी देख सकते हैं, और 8 साल की कशिश के रेप केस में भी हमने देखा, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको जरूर जाके देखिए। ये सब उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तराखंड के अपने लोगों के साथ, जहाँ उत्तराखंड की अपनी पुलिस है, उत्तराखंड की अपनी सत्ता है, उत्तराखंड की अपनी सरकारें हैं और उत्तराखंड की अपनी जमीन है। लेकिन अंकिता भंडारी का केस इतना ही आसान नहीं था। जैसे ही केस बंद होता है, मामला ठंडा होने लगता है और शायद VIP चैन की सांस लेने लग जाता है, और उसी समय दिसंबर की ठंड में एक महिला सामने आती है, उर्मिला सनावर। इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था, जो दावा करती है कि वो जानती है वो VIP कौन है। उसके पास सारे सबूत भी मौजूद हैं। अब ये उर्मिला कौन है, इसे ये सब कैसे पता, VIP गट्टू कौन है, और BJP इस पूरे मामले में कैसे बैकफुट पे चली गई है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक नीचे कमेंट में होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें, और अंकिता की ये कहानी और भी लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल पर मैं ऐसे ही पहाड़ों से जुड़ी हुई कहानियाँ लाता रहता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।